बहुत बड़ा दिन है और हुड्डा साहब के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है सर, सीधे सवाल पे आता हूं। मणिपुर से लेकर मेवात तक जो स्थिति देख रहे हैं, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, जो मणिपुर में हुआ या मेवात में हुआ, कानून व्यवस्था और हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी आए या विफल हो या उसकी सोच ऐसी हो तो ऐसी परिस्थिति होती है जो मेवात में हुई हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50,000 पुलिस वाले हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, कैसे पुलिस सुरक्षा कर सकती है? पता नहीं, आप 50,000 कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था 60-70,000 हैं, अभी तो पता नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। हमारी पुलिस सक्षम है, संविधान की कसम खाई जाती है और हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। अब ये अपनी विफलता छुपाने के लिए पुलिस की कमी बताएं। जहां तक हमारे हरियाणा की पुलिस की सवाल है, पुलिस पूर्ण रूप से सक्षम है और हमारे बहुत एफिशिएंट पुलिस है, मानी जाती है हरियाणा की। लेकिन पुलिस को सही दिशा निर्देश देने वाले भी होने चाहिए। अगर आप सही दिशा निर्देश नहीं दोगे तो ऐसी परिस्थिति होगी जैसे मेवात में हुआ। मेवात में हरियाणा जो है, हरियाणा में कभी ऐसे दंगे इस जगह मेवात में 47 में भी नहीं हुए थे, क्योंकि वहां का भाईचारा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। 47 से लेकर दंगे 2014 तक भी नहीं हुए। 2014 के बाद दंगे हुए, पंचकुला में हुआ, आरक्षण के दौरान हुआ, ये सतलोक आश्रम में हुआ हिंसार, और कई लोग, बेकसूर लोगों की जाने गई। यह आपने देखा। यहां क्या कारण हुआ नूह में, मैं कहता हूं मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जो वहां के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने स्वयं कहा कि भाई अगर ये बात थी, जब यात्रा आ रही थी इतने दिन से पहले से था, ये यात्रा में लाठियां और हथियार कैसे ले जाने दी भाई? कोई कह रहा है पहले से साजिश थी, लोगों ने पत्थर लगा रखे, तो कैसे करे? किसकी जिम्मेवारी है भाई कानून व्यवस्था की? और मैंने देखा है, जो इनका सीआईडी का एक इंस्पेक्टर आज तक उस पर देखा, उसने कहा कि हमने 1 हफ्ता पहले खबर कर दी थी। ये अंदेशा था, वहां हो सकता था ये अंदेशा दंगा भड़क जाए, इसकी फिर कौन लेगा प्रिवेंटिव मेजर्स? सरकार का काम था। मैं हैरान हूं, यहां के गृह मंत्री कहते हैं मेरे को तो पता ही 3 बजे लगा, जबकि एक सीआईडी इंस्पेक्टर कहता है कि हमने तो 1 हफ्ते से पहले बता दिया। अब गृह मंत्री को ना पता हो क्या होगा? बात ठीक है, मैंने असेंबली में भी कहा था, जब विज साहब को गृह मंत्री बनाया तो सीआईडी का महकमा उनसे ले लिया। एक आदमी बगैर कान के क्या करेगा भाई? सीआईडी तो आंख और कान होते हैं, उनके पास है नहीं। तो सही दिशा निर्देश कैसे दे सकते? अगर समय पे सही कदम उठाए जाते तो यह हादसा नहीं होना था। खैर, ये सभी ने कहा है ये, अब जो हुआ है बहुत ही, आप ये कह सकते हो, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ काम हुआ, जहां कभी भी हमारे हरियाणा में इस किस्म की बात नहीं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब तो एक ही है, मेरी भी अपील यही है पूरे हरियाणा वासियों से कि भाई आपस में भाईचारा करो। भाईचारा बहुत मजबूत है हमारा, और कानून व्यवस्था कायम करो, और सरकार को भी पूरी वो करना चाहिए भाईचारा कायम कराने में, और वो करना चाहिए कार्रवाई। आप कह रहे हैं कि पुलिस सक्षम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी पुलिस तो सक्षम है, लेकिन जो
पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्रदेश को चला रहे हैं, वो सक्षम नहीं है। ये 2 बार जो सक्षम लोग नहीं हैं, उनको प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी कैसे सौंप दी? ये सक्षम नहीं है। बीजेपी की जेजेपी की तो पहली बार है, देखना क्या असर होगा इनका। अच्छा, एक बात और आ रही है सर, कि कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में जनप्रतिनिधि का नाम, उसमें भी कांग्रेस का हाथ बताते हैं। वो आपके विधायक का नाम बता रहे हैं। अनिल विज कहते हैं इंजीनियरिंग हुई है। मोहम्मद खान, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। ये इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, जबकि बंटी से लेके मोनू सवाल मानेसर। इस बात का है कि अगर ये खबरें थी तो ये कहां सो रही थी? सरकार आंख मीच के क्यों सो रही थी? जवाबदेह है ये। ऐसी सरकार जो सुरक्षा ही नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री ने, आपने जैसे बता रहे, मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि हम सुरक्षा ही नहीं दे सकते। उस ऐसी सरकार को सरकार में रहने का क्या औचित्य है, क्या अधिकार है? इनको तो छोड़ के चला जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, है? इस्तीफा दे देना हाँ, चाहिए। सरकार जब वो सुरक्षा देने के काबिल ही नहीं है तो क्या सरकार देगी? सर, कल नल्हड़ जाना हुआ खबरें का, वहां की जो स्थिति थी वो ये थी कि मकान ढाए जा रहे हैं, ये मकान गिराए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दंगाइयों के मकान हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी वहां सुरक्षा और शांति बहाल करनी चाहिए मकान गिराने की? बिल्कुल। देखिए, दंगे से किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होता, किसी को भी नहीं। किसका नुकसान होगा? प्रदेश के लोगों का। प्रदेश के जो, मान लो गुड़गांव में हुआ, गुड़गांव एक शहर ऐसा बना है, पूरी दुनिया में चर्चा है, विदेशों में से भी आते हैं तो गुड़गांव को देख के वो करते हैं। सारे एमएनसीज के दफ्तर वहां पर हैं, और ये दंगा हो गया तो 1 महीने के लिए छुट्टी भेज दी उन्होंने अपने सारे। इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसे ही अगर सरकार ने वो नहीं काबू किया, नहीं वो भाईचारा बढ़ाया, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आर्थिक जो है, आर्थिक तौर पे प्रदेश की कमर टूटेगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ एक ही निशाना होना चाहिए कि शांति कायम करें, भाईचारा कायम करें, ताकि हमारे प्रदेश की प्रगति हो सके। एक और सवाल सर, ये आप कह रहे हैं कि ये लोग एक तो सक्षम नहीं है, दूसरे ये लापरवाह हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन थी, बावजूद इसके इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इनके पास जानकारी थी, सीआईडी ने कहा कि ये हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, उसके बाद भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, लापरवाही बरती। लेकिन वो कहते हैं षड्यंत्र हुआ है। तो आशंका होगी तो षड्यंत्र कौन रोकेगा? सरकार की जिम्मेवारी है ये भाई, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आप अब कंपनी में काम करते हो, आप षड्यंत्र रचोगे और मालिक को पता होगा तो आपके नहीं पकड़ेंगे तो फिर कौन होगा जिम्मेवार? कौन नुकसान उठाएगा? लेकिन मोहम्मद खान जी से बात हुई, वो कहते हैं कि ये सब सियासत का खेल है। वो क्या कहते हैं? आप क्या कहते हो बताओ? वो क्या कहते हैं? उनका तो सुन लिया, वो तो लोग हिसाब ले लेंगे उनसे, जिन्हें इस प्रदेश का जो सुरक्षा ही देने के काबिल नहीं है, और ये आशंका होते हुए भी कि ऐसा हो सकता है, वहां कोई सही कदम नहीं उठाए, मजबूत कदम नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए। ये और क्या होता है? फेलियर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? दिस इज टोटली फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। जी, राहुल गांधी जी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? अब ये तो संकट रहा नहीं कि कांग्रेस में पीएम पद के उम्मीदवार तो रहेंगे। देखिए, जो राहुल गांधी जी का फैसला था लोअर कोर्ट का, जब ये फैसला आया, जब फैसला पढ़ा, केवल मैंने नहीं, मैं भी वकील रहा हूं, क्रिमिनल लॉ मैंने की है, अच्छी प्रकार से समझता हूं। लेकिन जिसको भी थोड़ी बहुत भी, जिसको लीगल नॉलेज है या जूरिस्प्रूडेंस का कुछ पता है, तो वो जिसने भी पढ़ा उसी टाइम ये कहा था कि ये आदेश सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक डिफेमेशन में 2 साल की सजा है, मैक्सिमम सजा दी गई। तो ये एक प्रयास रहा राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए,
लेकिन हमारे को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने उन राहत दी, अब वो फिर उनकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की कोई आवाज दबा नहीं सकता है। ये सर विधानसभा में जाने से पहले लोकसभा 2024 में होना है, लोकसभा के चुनाव होने। राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए हरियाणा से हुड्डा साहब किस तरह की रणनीति बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवा पाए? देखिए, प्रधानमंत्री जो है देश का सांसद चुनेंगे, जिसको सांसद चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी तो हमारा जो 26 दलों का गठबंधन हुआ है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जब भी प्रजातंत्र मजबूत रहेगा। तो आप देखो, समय आएगा, चुनाव आएंगे और जो सांसद चाहेंगे प्रधानमंत्री वो बन जाएगा। इंडिया के दूसरे दलों को शायद ही रास आए, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, उन्हें अच्छा नहीं लगा है शायद। क्या हो गया? जो फैसला आया वो पहले ये थी कि आप लोगों की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा कांग्रेस की तरफ से पीएम का, लेकिन अब तो राहुल गांधी जी आ गए। आप क्या समझते हैं जो इंडिया का जो अलायंस बना है आप सभी दलों का, उसको कितनी मजबूती मिलेगी इस चीज? पूरी मजबूती मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और जन नेता हैं। एक और सवाल सर, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, अब मेवात में क्योंकि मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत की दुकान को लेकर, मोहब्बत की बात को लेकर राहुल गांधी जी चले थे, अब मेवात में तो मोहब्बत की बहुत जरूरत है, आप कब लेकर जाएंगे? जो भी होगा पार्टी कदम उठाएगी और वो उठा ही रहे हैं। नहीं, उन्हें मेवात लेकर जाएंगे आप? हाँ, मैं सभी जाएंगे। अभी तो वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, कानून को मानने वाले आदमी हैं हम, लेकिन मैं बार बार अपील की है, हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं वहां पर, कांग्रेस के हमारे साथी हैं, सब इसी प्रयास में है भाईचारा मजबूत करने के लिए। और हर आदमी को चाहिए, ये सवाल इस बात का नहीं है कांग्रेस है कौन है, हर हरियाणवी को चाहिए कि भाईचारा मजबूत करें। मनोहर लाल सरकार कहती है 9 बरस में बहुत सारे काम हुए हैं, अब आगे आने वाले चुनाव में ये ऐसे कौन सी वो बातें होंगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप हरियाणा की जनता को कहोगे कि स्थिति ये नहीं है जो मनोहर सरकार कह रही है, स्थिति ये है? वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप घेरेंगे मनोहर सरकार को? कौन सा मुद्दा नहीं है? विफल सरकार है। 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में जो प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? मैं नहीं कह रहा हूं ये, वो कहते हैं नौकरी तो आपसे ज्यादा दी है आंकड़े कह रहे हैं। कहते हैं आपसे ज्यादा नौकरी दी है, 1,06,000 का आंकड़ा बताते हैं अब तक। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे आंकड़े नहीं है ये जी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आंकड़े हैं, सीआईए के भी हैं, कि आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। आज किस चीज में नंबर 1 है? महंगाई में। आज अपराध में ऊपर के 1-2 देश में पहुंच गया। और जो सबसे ज्यादा असुरक्षित जो माना गया वो हरियाणा माना गया। एनएसओ की रिपोर्ट है, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। कोई अचीवमेंट है इनके? ये कहें, आप कह रहे हो, आप पूछना तो था, आपने पूछा क्या अचीवमेंट बताई? मैं तो पूछ रहा हूँ, वही बता, वो बता रहे हैं। बता दो वो क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के राज में 65,000 नौकरी लगी, वो कह रहे हैं हमारे राज में 1,06,000 नौकरियां लगी। मेरे राज की मैं बता दूंगा। आपने इंटरव्यू लिया, पूछा उनसे, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि हुड्डा साहब के राज की बात छोड़ दे। नहीं, उन्हीं के राज उनकी बता। वो कहते हैं गुड़गांव में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुड़गांव में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, दुधौला में स्किल यूनिवर्सिटी, और हर जिले में दुधौला में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी। 1,000 करोड़ की पूरे देश में पहली बार इस तरह की स्थिति है। वो इन चीजों को गिनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहते हैं कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज, बस ये अचीवमेंट है। ये नौकरी ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा दी हमने, उन्होंने 10 साल में दी थी। गुड़गांव यूनिवर्सिटी की किसने जमीन ईयरमार्क कर रखी थी? पहले से प्रथा, हमारे समय प्रावधान था उसका। और जो ये स्किल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, वो तो YMCA एक इंस्टीट्यूट था,
उसको हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उसको स्किल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं। ये कोई मतलब ये नहीं है। एक सवाल क्या है, सवाल ये है कि अचीवमेंट किस चीज से मानी जाती है? अचीवमेंट मानी जाती है कि अगर एक भी यूनिट इन्होंने बिजली पैदा करी हो, 1 इंच भी मेट्रो लाइन आगे लेके गए हो, 1 इंच भी कहीं रेलवे लाइन बनाई हो, और जितने ये नेशनल हाईवे बने हैं वो 90% मेरे शाम के बने हुए हैं। 90% फ्री क्रेडिट के हमारे समय के बने हुए हैं। एक जमीन तो बताएं, और मैं बता देता हूं, आप शुरू हो जाओ पंचकुला से। पंचकुला में IIFT सुन ले भाई जी, सुन ले उसका तो नहीं, बताया आपकी उपलब्धियां सर कवर की है इसलिए जानकारी है। पंचकुला से शुरू हो जा। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मैंने मंजूर कराया। फिर वहां से आ जाओ यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट हमने बनाया। फिर आ जाओ आप कुरुक्षेत्र, देश का दूसरा, एक अहमदाबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, दूसरा कुरुक्षेत्र में है। फिर आप आ जाओ करनाल में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, और चीजें तो अलग बात गिना दूंगा आपको। फिर आ जाओ आप सोनीपत में कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी बनाई हमने, और महिलाओं के लिए आजादी से पहले का भी और बाद भी सरकारी क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, दूसरा आज कानपुर में, एक दिल्ली में है, दिल्ली अंग्रेजों के टाइम में बना था, उसके बाद वो है। फिर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें क्या है, IIT की एक्सटेंशन है, IIIT वहां आई, और आपका नेशनल लॉ कॉलेज वहां आया डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट वहां आया, ये आपके अशोका यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी जो आज पूरे देश में है। इस प्रकार से और बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो वहां आए आप। फिर वहां से जाओ फरीदाबाद, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, ये YMCA की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। फरीदाबाद में कौन सा मेडिकल कॉलेज है सर? ESI का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। ESI वाला? तने चीफ मिनिस्टर से एक बार पूछा कौन सा, मेरे से पूछ रहा है। नहीं, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं है, ESI हॉस्पिटल है। हाँ, मैं देख रहा था, ESI हॉस्पिटल मैं देख रहा था। हाँ, फिर आ जाओ हॉस्पिटल, गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने शुरू करवाई, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला गांव में, ठीक है। फिर आप आ जाओ रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल हमने बनाया। महेंद्रगढ़ में आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, लॉ कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, वहां बनाया, ठीक है। फिर आप आ जाओ भिवानी, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हमने, मेडिकल कॉलेज वहां मंजूर करा, जो बना रहे हैं, ठीक है। फिर आप आ जाओ झज्जर में एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया। फिर और झज्जर जिले में ही जो न्यूक्लियर साइंसेज का जो बादरगढ़ के पास गांव में, उसमें जो है वो स्टडीज का वो बना हुआ है, एक यूनिवर्सिटी टाइप ही है वो, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था, कंप्लीट भी उनके टाइम में हुई। फिर आप आ जाओ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोहतक है, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, वो तो बता दिया। नहीं, यहाँ झज्जर के बादरगढ़ के पास बनाया जी, वो प्रधानमंत्री ने देखा। और फिर आप आ जाओ रोहतक IIM हमने बनाया, ये विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज की मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने बनाई। रोहतक की तो बात करने की जरूरत नहीं सर, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। पूरे प्रदेश में यही सवाल उठते हैं आप पर कि रोहतक में विकास। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमने बनाया। और फिर आप आ जाओ हिसार, लाला लाजपत के नाम से एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। फिर आप आ जाओ सिरसा में जो है वो चौधरी देवीलाल के नाम से 5-7 कमरे की यूनिवर्सिटी बना रखी थी। आज
राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। जींद में रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी हमने बनाई। जी। फिर इनका तो बताओ, इनका तो एक गुड़गांव यूनिवर्सिटी जमीन हमने छोड़ कैथल और रह गया सर। शुरुआत है, कैथल और रह गया। कैथल में मैं बन रहा है। और बोलो, कैथल में क्या कैथल में तो जाके पूछो कितनी डेवलपमेंट हुई है कैथल में। चलिए, मैं सर ये एक और बात कह रहा था आपसे। मेवात में नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनाई है एक, मतलब वहाँ कैथल में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो हमारे समय में बनी। चलिए, मैं ये सवाल अब नहीं करूंगा। इतना विकास हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ है, ये बात अभी कहाँ हो गया? ये तो एक बताया था। एक बात सुन लो, दिल्ली से बल्लभगढ़ मेट्रो हम लेके गए, दिल्ली से बहादुरगढ़ मेट्रो हमने बनाई, दिल्ली से गुड़गांव में मेट्रो हमने बनाई, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो हमने चलाई, और ये सोनीपत से जो है वाया गोहाना जींद तक रेलवे लाइन हमने बनाई, रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन हमने बनाई, मेवात की रेलवे लाइन हमने पास करवाई, और भाई यमुनानगर वाली इनने कौन सा कराया है? ये फिर ठहर जा भी, ठहर जा। IMT फरीदाबाद हमने बनाया, IMT मानेसर की एक्सटेंशन हमने की, IMT रोहतक हमने बनाया, IMT खरखौदा हमने बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई हमने। इनने कौन सा बनाया भाई? रोहतक में अभी भी भाई तो एक बात सुनो, की समस्या बात सुनो, अभी भी पूरी फसल बात सुनो, पानी में डूब जाती है। मेरी बात सुनो आप। 10 साल में वो वो मेरे से तो 100 क्वेश्चन पूछ रहा, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा। तो सबका इंटरव्यू लिया था, मुख्यमंत्री का भी लिया, पूरे हरियाणा में घूम रहा है। तू बता दे इस 9 साल में कोई काम दियो, एक काम गिना दे, बता दे। वो कहते हैं कि वो कहते नहीं, तू क्या कहता है? वो कहते छोड़ दे, मैं, तू क्या कहता है? तू ये बता, मैंने हमने ये बना दिया 32 लाख लोगों को 2750 रुपए पेंशन देते हैं, वही कहते हैं। किसके? वो कहते हैं कि हमने बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी दी। मेरी सुन लो, वो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मैं बना तो पेंशन 100 रुपए थी, 1500 पे छोड़ गया था, 15 गुना बढ़ाई ना। इनने 1500 से 2700 दुगनी भी नहीं कर सके। ये क्या बात करें? और बोल, कहते हैं कि नौकरी जो इनकी सरकार में दी जाती है वो बगैर बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है, और इनकी सरकार में तो नौकरियां बिकी है परचून की तरह। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए अटैची पकड़ी गई हैं, SS कमीशन का चेयरमैन को वहां से हटाया गया, सारे रिकॉर्ड पकड़े हैं कि आप क्या बात करें। ड्राइवर की नौकरी लगेगी तो इतने रुपए लगेंगे, उसके लगेंगे तो परचून की दुकान की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। अब ये कौशल रोजगार वो निगम बना रखा है, ये प्रदेश के युवाओं से एक भद्दा मजाक कर रखा है इन्होंने 2 साल के लिए। कोई पक्का नहीं होगा इससे क्या मायना हुआ उसका। मनोहर और ठेका, उसमें ठेके पे कौशल रोजगार योजना ठेके पे देते हैं, और ठेके पे आज पूछो किसी से, लगता है कोई ठेके पे तो 1 महीने की तनख्वाह पहले वो ठेकेदार ले लेता है गरीब आदमी से। ऐसा भाई इनको ये पोर्टल सरकार है। पोर्टल सरकार का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी ID, कितने परेशान है लोग, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र चला रखा है किसान के लिए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा का मतलब क्या है? पहले किसान खेत में अपना अनाज निकालता था, और जिस दिन अनाज निकलता उसी दिन मंडी में चला जाता था। वो कहते हैं अब बस एक टिक करो और अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अनाज सिस्टम बना दिया उन्होंने। मेरी बात तो सुन रहा, बीच में बोला तू बता, तेरे पूछो। वो मतलब मंडी में चला जाता था, उसको MSP मिलती थी। अब क्या है, मेरी पहचान मेरा ब्यौरा में जब मंडी में जाएगा, पहले पोर्टल पे देखेगा अरे बादल गरज रहे हैं, उसका अनाज निकला पड़ा है, वो इंतजार करेगा उनकी, जब नंबर आएगा इतने में बारिश हो जाएगी, उसका अनाज ही खराब हो जाएगा। इतनी बर्बादी। हमारी सरकार आएगी तो पोर्टल ये बंद, सिर्फ पोर्टल वो चलेंगे जो जनहित में होंगे, ये नहीं है। सारी दुनिया मोबाइल पे आ रही है सर, आप मोबाइल से दूर लेके जाएंगे लोगों को। सारी चीजें तो मोबाइल से चल रही हैं, आप मोबाइल से दूर ले जाएंगे दुनिया को, डिजिटल हो रही है पूरी दुनिया। जो जनहित में होगा उसको चलाएंगे,
जो जन विरोधी है, जो सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ जिनकी वजह से, उन वैसे पोर्टल हम बंद करेंगे। अब क्या बारिश से इतना खराब हो गई फसल, कहते हम एक एक दाना देंगे, पोर्टल चलाए, पोर्टल चलता नहीं, किसान बेचारा उसका खेत डूबा पड़ा है, उसको कभी तुम उस पर बता दो, ऑनलाइन बता दो अपना नुकसान, कभी सुना है ऐसा? मनोहर लाल जी कहते हैं कि ये बहुत कंफर्टेबल, बहुत तो आसान। मेरे साथ चल, कल गांव में चलो, जहां एक वहां कह देना भाई बड़ा तुम्हारे बहुत हो रहा है, कपड़े बच के आ जाए, तो मेरे को कह देना। अच्छा सर, आपने कहा कि ये अटैची पकड़ी जाती हैं दफ्तरों में जहां नौकरी दी जाती, अटैची पकड़ी जाती है इनकी सरकार में। आपने कहा इनकी सरकार में अटैचियां पकड़ी जाती हैं, कोई ईमानदार नहीं है। मनोहर लाल ईमानदार नहीं है? मैं कहता हूं इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं हुई। वो तो कहते हैं, व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं हुई। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, पैसे लूट बचा रखी है। मनोहर लाल ईमानदार नहीं है, मनोहर लाल सरकार ईमानदार नहीं है। मैं बेईमान हूं बता? नहीं सर, मैं वो बात नहीं कह रहा। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूं भ्रष्ट सरकार है और इससे फालतू भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ। ये बात बताइए सर, ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये 2014 से राज कर रही है प्रदेश पे। भ्रष्ट सरकार है, कोई काम नहीं कर रही है, फिर भी राज करे जा रही है प्रदेश पे। राज तो ये जो है ना, स्वार्थ का गठबंधन है, लूट का गठबंधन है, कोई जनहित का गठबंधन है क्या? एक कह रहा अब 75 पार करेंगे, दूसरा कह रहा है इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गए तो दोनों यार बन के बैठ गए, स्वार्थ में, लूट के हिस्सेदारी में। लेकिन आपकी सरकार तो प्रदेश को विकास के नए मायनों पर ले गई है? आपकी सरकार में 10 साल में खूब विकास हुआ, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ये कोई बात नहीं, तो प्रजातंत्र लोगों की मर्जी होती है, उनको उम्मीद होगी ये शायद हमारे से भी अच्छा काम करें, लेकिन अब उनको पता लग गया कि ये तो भट्ठा बैठाने वाली सरकार है। लेकिन पता लगने में ज्यादा होता है, उम्मीद होती है, शायद उनको ये उम्मीद हो कि भाई इन्होंने इतना विकास किया है और सरकार हम बदल देंगे तो और ज्यादा विकास होगा, लेकिन हो गया उल्टा, गेर लग गया, उल्टा। अच्छा ये बताइए सर, एक जो मतलब हर चीज में जो प्रदेश नंबर 1 था, आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनमें नंबर 1 हो रहा। आज कर्जा पता है कितना प्रदेश पे? 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है। किया क्या इन्होंने? 1 यूनिट अगर पावर की लगाई हो, बिजली की लगाई हो, 1 इंच कहीं रेलवे लाइन लगाई हो, मेट्रो बढ़ाई हो, कोई तो बता दे भाई ये काम इन्होंने किया। ये सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इन्होंने जिस दिन सरकार बनी इनकी पहली दफा, बनते ही ये कहा था कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक जाके देखो उनकी बिल्डिंग भी पूरी नहीं हुई। 9 साल हो गए यार, कोई बात थोड़ी है। 9 साल में तो हमने इतनी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर दी थी। ये इंडिया में गठबंधन में जो नया अलायंस बनाया आप सबको मिला के, अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरविंद केजरीवाल भी उसका हिस्सा है, आम आदमी पार्टी भी। तो क्या ऐसी संभावना बनेगी कि आप लोग यहाँ सीट दे देंगे उनको? जब वहां मिल के लड़ेंगे तो हरियाणा में भी मिल के लड़ेंगे? हरियाणा का इसका सवाल नहीं, ये जो बना है इंडिया, वो किस उस पे बना है? कुछ असूल पे बने हैं, कुछ उस पे है। जहां जिसका होगा वो बैठ के फैसला करेंगे। अच्छी बात है, अच्छा कदम है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में तो कोई बात ही नहीं है। हरियाणा कांग्रेस खुद में सक्षम है, हम देख लो। तो कांग्रेस तो सभी जगह सक्षम नहीं है क्या? कांग्रेस केवल हरियाणा में ही सक्षम है, सभी जगह सक्षम नहीं? यहाँ तो सक्षम है जहां पे है। आपने देखा ये आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, आम आदमी लड़ी थी चुनाव, कितनी वोट आई थी? आदमपुर का जमानत जब्त हो गई थी। तो हरियाणा की तो सीधी सी बात है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा। आज लिख लो भाई। और लोग मन बना चुके हैं 36 बिरादरी की आने वाले 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी।
हुड्डा साहब, आपको एक चीज नहीं दिखती है कि विद इन कांग्रेस है? मतलब बाहर की चुनौतियां इतनी ज्यादा नहीं है जितना भीतर आपको चुनौती नहीं, है? कोई चुनौती नहीं है, किसी को कोई चुनौती नहीं है। तो अब ये कहने में क्या दिक्कत है कि अगली सरकार हुड्डा सरकार, है? अगली सरकार हुड्डा सरकार, ये कहने में क्या दिक्कत है? अगली सरकार कांग्रेस की सरकार, समझे? अभी तक भी आप बीजेपी की बात करें, दूसरे दलों की बात ये करें कि कहते हैं कि ये कांग्रेस अब तक संगठन तो बना नहीं पाई है इतने सालों में। ये किसने कहा? संगठन कांग्रेस का भर्ती हुई, चुनाव हुआ, पीसीसी के मेंबर इलेक्ट हो गए हैं, एआईसीसी के मेंबर इलेक्ट हो गए हैं, बाकी जिला कांग्रेस के वो प्रधान वगैरह जल्दी बन जाएंगे। नहीं, कुछ गुटबाजी जो है वो दिक्कत नहीं है। गुटबाजी का इसका कोई मतलब नहीं। पार्टी देखिए, हर पार्टी में अपना अपना अस्तित्व होता है, लोगों का बात होती है और मतलब विचारों का भी मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, जो फैसला करेगी पार्टी सब एक होगी। लेकिन आपकी पार्टी को शायद जो और नेता है उनमें मनभेद है, वो लगातार कोई मनभेद नहीं है। मनभेद देखना, नई तारीखें आती हैं, मनभेद देखना है ना हमारे मन में, तो बीजेपी में देख, आदमपुर इलेक्शन हुआ, विज साहब दिखाई दिए वहां, चौधरी बीरेंद्र सिंह दिखाई दिए, राव इंद्रजीत दिखाई दिए, लेकिन वहां कभी आपने किसी को बोलता देखा है? आपने कभी किसी को एक दूसरे के खिलाफ बोलते देखा है? बीजेपी में डिसिप्लिन बड़ा रहता है। राव इंद्रजीत आपकी पार्टी में राव इंद्रजीत का क्या बयान आया है? राव इंद्रजीत जी तो आपके साथ थे तब भी ऐसा ही करते थे। अभी बयान आया उसका? नहीं, जब आपके साथ थे तब भी ऐसा ही करते थे, वो आपके खिलाफ। आज कौन सी पार्टी में है? आज कौन सी पार्टी में है? इस पार्टी से मंत्री हैं, और कोई ये बात नहीं है कोई सच बोलते तो उसको कभी ये पार्टी के विरुद्ध हो गया, ये सच बोल दिया उसने। ये विफल सरकार है, सरकार ने अपनी जिम्मेवारियों से काम नहीं किया, इस वास्ते वहां ये हुआ, दंगा हुआ। समय पे सही कदम उठाते तो बच जाता। अच्छा, ये एक और अभय सिंह चौटाला है, वो भी परिवर्तन करने के, अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं वो बदल देंगे प्रदेश को, ऐसा है, और किसी की आवश्यकता है ही नहीं। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को है, वो भी कर रहे हैं, तो इनका कुछ करने दो, सीट अकेली है उनकी। जो नई पीढ़ी है, शायद वो रोहतक के लोग तो जानते हैं, लेकिन प्रदेश और देश के लोग नहीं जानते कि 1923 से राजनीतिक विरासत हुड्डा परिवार संभाले हुए। ये लगता है कि शायद वो 2005 का जो वाकया था, उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बन गए। 1982 में 2 बार हारने के बाद की स्थिति, और इतना लंबा जो ये विरासत है, इतना लंबा संघर्ष है, शायद हम और आप और आने वाली पीढ़ी जो सियासत करती है वो समझ नहीं पाए। लेकिन ये जो विरासत, राजनीतिक विरासत है सर आप लोगों की, आप समझते हैं दीपेंद्र हुड्डा सही वारिस हैं, सही हाथों में है? जिसके जो मुकदमे में होगा हो जाएगा, ठीक है। और जो आप बात कह रहे हो ना 82 की बात, और एकदम भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने से पहले 4 बार सांसद, 3 बार देवीलाल जी को हराया। मेरी बात सुनो, चाहूंगा 4 बार, मेरी पूरी बात नहीं करते तो पहले बोलने लग जाता है। 4 बार सांसद बन चुका, पहले सारी बात। 4 बार सांसद बन चुका था, जिसमें से 3 बार जो प्रदेश के सबसे उच्च नेता माने जाते थे चौधरी देवीलाल को हराया था, और 2005 में जितने एमएलए थे उनकी मेजोरिटी मेरे हिसाब से सब हमारे ऑब्जर्वर ने पूछा, ऐसे ही नहीं बना। नहीं, मैं वही बात कह रहा था। ये जो सांसद वाली बात थी वो मैं बता नहीं पाया, आपने बता दी। मैं वही बात कह रहा था कि आपका जो संघर्ष है वो बहुत लंबा संघर्ष रहा। आने वाली ये जो राजनीतिक पीढ़ी आज की है उसे शायद यही लगता है। मैं यही बात कह रहा था, आप वाली ही बात कह रहा था। हाँ, यही बात कह रहा था कि एक लंबा संघर्ष रहा है हुड्डा साहब का। एक आखिरी सवाल सर आपसे, कि अब ये जो 2024 की बिसात है, इसमें ऐसी क्या जो ये 10, अभी तो 10 का दम दिखाना है आपको, क्या 10 जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस का कितना दम रहेगा वो दिखाना है। उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है?
उसे लेकर कैसे बीजेपी के जो 10 के 10 एमपी हैं उनसे किस तरह से वो सीट छीनेंगे, उसे 10-0 पे कैसे करेंगे? ये लोगों की वो है, मैं बता चुका, लोग मन बना चुके हैं। 10 में से 9 भी कांग्रेस के जीते थे, 10 के 10 भी हारे, तो अब क्या पता 10 में से 9 भी जीते, 8 भी जीते, जितने जीतेंगे 10 के 10 भी जीत सकती है कांग्रेस। ये अभी बहुत आपसे पहले बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, बीबी बत्रा जी से लेके गीता बक्कल जी से लेके मनीष ग्रोवर और सारे नेता, ये रोहतक को लेकर एक छोटी सी बात ये सामने आ रही थी लगातार कि हुड्डा साहब बहुत सारा विकास हुआ हुड्डा में, ये इसमें रोहतक में, लेकिन जो ये जो पानी की समस्या है, बाढ़ या बरसात होती है तो जो खेतों में पानी भर जाता है और वो लंबे समय तक लोगों को बहुत नुकसान होता है, ये आपके संज्ञान में थी? इसका ऐसा है, मैं 10 साल रहा, रोहतक कभी नहीं डूबा। तो इनकी तरफ से कोई लापरवाही हो रही है, मनोहर सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, रोहतक की बात नहीं, हरियाणा में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि अब के जो है ये कह रहे हैं यमुना में पानी ज्यादा आ गया, 3,80,000 क्यूसिक छोड़ा, हमारे समय में 8 लाख क्यूसिक छोड़ा गया था, लेकिन फिर भी फ्लड नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने सारे तो ड्रेन साफ करी थी पहले, और जो स्टड बनते हैं जिन पे यमुना के किनारे पे वो मजबूत करे, जो छोटे छोटे डैम है वो मजबूत करे, और अब क्या है, इलीगल माइनिंग से माफिया जो माइनिंग का है, जो मैं कहता भ्रष्टाचार, अभी ईडी की रेड पड़ रही है उनके भ्रष्टाचार की वजह से यमुना का रास्ता ही बदल गया। कुछ नियम होते हैं कि भाई आप जो है माइनिंग इतने फुट तक कर सकते हो, उससे नीचे जाओगे तो 25-25 एकड़ जमीन आपके यूं की यूं बह गई गन्ना में, यमुना में। तो कोई तैयारी नहीं करी इन्होंने, ना ड्रेन साफ करी। मैं गया जहां जिन गांव में पानी आया वहां गया, मैं अंबाला से ले गया था, लोगों ने बताया कि ड्रेन ही साफ नहीं हुई, नहीं। और वहां सरपंचों ने, पंचायत ने प्रस्ताव दिखाए हमारे को कि हम 2 साल से लिख के दे रहे हैं जी हमारी ड्रेन साफ करा दो, कागजों में हुई होगी, कागजों में हुई होगी। बीजेपी वाले सारे कह रहे हैं तीसरी बार भी मोदी सरकार, ये मोदी जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी कह रही कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, मोदी ने देश में, दुनिया में, देश के मोदी ने ये देश के लोग फैसला करेंगे, ना तू ना मैं। लेकिन सर, कांग्रेस, आपको लगता है कि ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो ताकत, वो मुकाबला देने की स्थिति में है कि मोदी को रोक लेंगे आप? मैं बता दिया भाई, 26 दलों का बना हुआ है, प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जो लोग देश का फैसला करेंगे वो आपके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हर मसले पर, देश से लेकर प्रदेश से लेकर रोहतक तक, सभी पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया सर, खबर अभी के मंच पर धन्यवाद आने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब आपका। 2 मिनट और स्टेज पे ही रुकने के लिए आपको जहमत दी जाएगी। मेरी गुजारिश है हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी साहब से भी, वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा हो जाएं, और मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी साहब सम्मानित कीजिए अपने मोमेंटो के साथ हमारे आज के खास मेहमान को। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब यहाँ तशरीफ लाने के लिए। और अब मेरी गुजारिश है हुड्डा साहब 2 मिनट और आप स्टेज पर रुके रहें। प्रदीप कौशिक जी, आपसे गुजारिश है मेरी, चेयरमैन है जीएवी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स के, हुड्डा साहब के मुबारक हाथों से उनको भी सम्मानित करवाया जाएगा आज इस स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।